गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबों का एलिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं दीपक कुमार आप सबों के बीच कक्षा 10वीं के विकास पाठ को लेकर उपस्थित हूँ, जिसके माध्यम से हम आज जानेंगे कि विकास क्या है, विकास की प्रक्रिया क्या है, या विकास का अभिप्राय जीवन के किन अंगों से है। तो सर्वप्रथम चलिए देखते हैं कि विकास क्या है। विकास की यदि यात्रा का क्रम हम लोग देखें तो पाते हैं कि मानव की उत्पत्ति के काल से लेकर ही विकास भी प्रारंभ हुआ। आदिकाल में मानवों के पास न कपड़े थे, न रहने को आवास थे, न ही भोजन संबंधी निश्चिंतता का भाव था। वो भोजन की तलाश में नित्य प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते थे। तो निरंतर धीमी गति से उन्होंने अपनी ज़रूरतों को नित्य प्रतिदिन पूरा करना शुरू किया। और आज हम लोग पाते हैं कि इस लंबी यात्रा के उपरांत आज हम देखते हैं कि आज मानवों के पास वो सब साधन उपलब्ध हैं। भौतिकतावादी साधनों की बात हो, या शारीरिक विकास की बात हो, या शैक्षणिक विकास की बात हो, आर्थिक विकास की संभावनाओं की बात हो, तो हर दृष्टि से मनुष्य ने इस लंबी यात्रा में अपने जनजीवन में बेहतरीन कार्य किया है, बहुत अधिक प्रगति की है। तो विकास का अभिप्राय प्रगति अथवा उन्नति से है। ये विकास हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं जो कुछ भी बनती हैं, निर्मित होती हैं, उन्हें हम पाना चाहते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हमें यह देखना है कि एक देश का विकास एक व्यक्ति के विकास से क्या भिन्न है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुविधाओं को हासिल करना चाहता है, एक राष्ट्र भी चाहता है, एक राष्ट्र की भी आकांक्षा होती है। राष्ट्र समग्र रूप में यदि हम देखें तो पाते हैं कि एक देश के पास, उसके सभी नागरिकों के पास भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताएं की पूर्ति होना ही विकास है। उसके पास वो सब कुछ होने चाहिए जिस पर उनका जीवन निर्भर करता हो। तो इस प्रकार से अभी हमने देखा कि हर व्यक्ति, और यह चाहत हर व्यक्ति में होती है, हर एक व्यक्ति में, हम सब में, आप में, हर किसी के अंदर होती है कि वो अपने जीवन स्तर को उच्च बनाए, वह अपना शैक्षणिक विकास करे, अपना नैतिक विकास करे, अपना भौतिक उत्थान करे, अपनी आमदनी में वृद्धि करे, अपना मानसिक विकास करे। तो एक ये तो व्यक्तिगत आकांक्षा की बात हो गई। यदि इसी को हम सामूहिक दृष्टि से देखेंगे, एक राष्ट्र के रूप में देखेंगे, तो इस यदि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय संदर्भ में यदि इसी भावना को हम रखते हैं तो पाते हैं ये राष्ट्रीय विकास है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि समाज में तो विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग रहते हैं। कोई किसान कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है, कोई शिक्षा के पेशे से जुड़ा हुआ है, कोई डाकिया है, कोई डॉक्टर्स है, कोई मजदूर है, कोई अकाउंटेंट है। तो इस प्रकार कुछ बेरोजगार लोग भी समाज में हैं जिनके पास रोजगार का अभाव है। परंतु यहाँ देखने वाली बात है कि क्या ये जो विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब की इच्छाएं, उन सब की आकांक्षाएं, उन सब की भावनाएं एक जैसी हैं, या फिर एक दूसरे की
इच्छाओं में कोई विरोधाभास है, ये देखने का भी हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम इस बात को समझें कि शहर में रहने वाले लोग चाहते हैं कि उनके विभिन्न क्रियाकलापों के लिए, कल कारखानों के लिए चौबीसों घंटे बिजली की सुविधा उपलब्ध हो, और उस बिजली के उत्पादन के लिए आवश्यक है कि डैम बनाए जाएं। तो डैम कहाँ बनेंगे? वो जंगली क्षेत्र में बनेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में बनेंगे। वहाँ जो किसान खेती करते थे उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण होगा, उनकी ज़मीनें सरकार द्वारा खरीदी जाएंगी। उन किसानों को विस्थापन झेलना पड़ेगा, उनको कहीं दूसरे जगह ले जाके बसाया जा सकता है। तो इस तरह की बातें होती हैं। डैम बनने से आसपास के जो कृषि कार्य जिस जमीन पर होती थी वहाँ बाढ़ की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जल जमाव से। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए वहाँ के जो स्थानीय किसान होते हैं वो उस डैम के विचार का विरोध करते हैं, जबकि एक शहर का व्यक्ति सोच रहा है कि नहीं वहाँ डैम बने। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो समुदायों में या दो विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए समूहों में, उनकी सोच में, उनके विचार में, उनके विकास संबंधी जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसमें समरूपता नहीं होती है, बल्कि विरोधाभास होता है। उनके विचार एक जैसे नहीं होते। हमने गुजरात में नर्मदा आंदोलन की लड़ाई को देखा, जिसका नेतृत्व मेधा पाटेकर के नेतृत्व में हो रहा था। वहाँ के किसानों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से काफ़ी दिनों तक विरोध किया और उस निर्माण कार्य को रोकने की कोशिश की। तो इससे पता चलता है कि दो समुदायों के मध्य, दो कार्य क्षेत्रों के लोगों के मध्य उनके विचारों में एकरूपता नहीं होती है। आइए अब हम देखते हैं, हमने इस पाठ का बिंदुवार नोट्स भी बनाया है और उस नोट्स को मैं आपको शेयर भी करूंगा, तो ताकि आप संक्षेप में सरल रूप में इस विकास संबंधी अवधारणा को सरलता से समझ सकें, ग्रहण कर सकें। आगे हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपनी जीवन में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी न किसी कार्य क्षेत्र से, कर्म से जुड़ा होता है, और वो निरंतर इस बात की आकांक्षा उसके अंदर होती है, आशा होती है, उम्मीदें होती हैं कि हम अपनी आमदनी को निरंतर बढ़ाएं, वृद्धि करें उसमें, ताकि अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें, सुविधाओं को हासिल कर सकें, कुपोषण को दूर कर सकें, भूख को मिटा सकें, अच्छे वस्त्र पहन सकें। तो ये ऐसी इच्छा होती है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, ऐसी चाहत हर व्यक्ति के अंतर्गत होती है। परंतु क्या सिर्फ आमदनी बढ़ना ही विकास है, या फिर हमारे जीवन में आमदनी के अतिरिक्त और कुछ गोल्स होते हैं, कुछ और लक्ष्य होते हैं जिसे हम पाने की आकांक्षा रखते हैं? ये भी देखना जरूरी है, जिससे हम अपने जीवन को संतोषजनक बना सकें, हम संतुष्टि का भाव महसूस कर सकें अपने हृदय में, मन मस्तिष्क में। तो देखने वाली बात है कि एक व्यक्ति अच्छी आमदनी के अलावे और क्या क्या चाहता है। एक व्यक्ति की चाहत होती है कि अच्छी आमदनी तो हो ही, साथ साथ हमें समाज में सम्मान मिले, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ हमें सम्मान मिले, वहाँ हमारे साथ समानता का व्यवहार हो, वहाँ हमें स्वतंत्रता मिले, वहाँ हमें सुरक्षा मिले। यदि कोई महिला है तो उसके साथ कोई लैंगिक भेदभाव जैसी घटना ना हो, उसके लिए वो सुरक्षा चाहती है। तो तो इस प्रकार से हम लोग पाते हैं कि आय के अतिरिक्त ये सब जो मूल्य हैं वो हमारे जीवन को सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्टि प्रदान करते हैं। कहीं भी, चाहे हम किसी भी फील्ड में काम करें, किसी भी क्षेत्र में काम करें,
ये हमारे लिए आय के अतिरिक्त ये वैल्यूज ज़रूरी हो जाते हैं और कहीं कहीं ये आय के से ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला बिंदु अब हम लोग देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास। एक व्यक्ति के रूप में अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट ही सब कुछ नहीं हो सकता। ज़रूरत इस बात की है कि हमें भोजन मिले तो हमारे पड़ोसी को भी भोजन मिले, हमारे राज्य के लोगों को मिले, हर किसी को अच्छा भोजन मिले, कपड़ा मिले, आवास मिले, शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य उनका हो, ऐसी अभिकल्पना हमें हमारे मन में होती है। तो एक हमारे लिए ज़रूरी है कि एक राष्ट्र का विभिन्न दृष्टिकोणों से विकास होना ज़रूरी है। हमारा भारत के परिप्रेक्ष्य में हम जानते हैं कि यह एक विकासशील देश है और यहाँ के लोग विकास की दिशा में, विकास के मार्ग में अग्रसर हैं। अपने मेहनत के बल पर कृषि और सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इन सब में लोग जुड़े हुए हैं और इसके माध्यम से अपनी भी आमदनी को बेहतर कर रहे हैं और राष्ट्र की विकास में भी योगदान दे रहे हैं। वो कर चुकाते हैं, राजस्व चुकाते हैं, सरकारी नौकरी से भी चाहे लोग जुड़े हों तो वो सब लोग भी सेवा कर चुकाते हैं, सर्विस टैक्स देते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। जो कर हम चुकाते हैं उससे आधारभूत संरचना का विकास होता है, सड़कें बनती हैं, हमें बिजली की सुविधा मिलती है और अन्य सुविधाएं सरकार समय समय पर हमारे लिए उपलब्ध कराती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, जिसको हम जन वितरण प्रणाली कहते हैं, उचित मूल्य की दुकान भी कहते हैं, वहाँ गरीबों को सस्ते मूल्य पर, काफ़ी कम मूल्य पर अनाज लोगों को मिलते हैं, गेहूँ, चावल, ताकि उनके उनके भोजन संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो देखने वाली बात है कि हम लोग विभिन्न देशों के बीच तुलना कैसे करें कि कौन सा राष्ट्र विकसित है, कौन सा राष्ट्र विकासशील है, या कौन सा अल्प विकसित है, या कौन सा निर्धन है। उदाहरण के तौर पर हम लोग जब क्लास में एक साथ सब जमा होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो वहाँ पाते हैं कि सभी बच्चों के बीच यदि किसी बात को लेकर तुलना करें तो हो सकता है कि हाइट को लेकर के तुलना करें कि किसकी हाइट सबसे अधिक है, किसका हेल्थ बेहतर है, किसका प्रेजेंटेशन क्लास में बेहतर है, कौन सबसे ज़्यादा मेरिटोरियस है। तो इस आधार पर हम लोग विभिन्न छात्रों के मध्य तुलना करते हैं। ये मापदंड होते हैं तुलना करने के। परंतु यदि विभिन्न देशों या विभिन्न राज्यों के बीच तुलना करें तो उसके लिए एक मापदंड जो विश्व बैंक ने बनाया है उसका नाम है पर कैपिटा इनकम, अर्थात प्रति व्यक्ति आय। इसमें इसको कैसे ज्ञात किया जाता है? इसमें देश की जो कुल आय होती है उसको कुल जनसंख्या से, कुल आबादी से डिवाइड कर दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाता है। तो ये विश्व बैंक का आकलन है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। ये इसे हम औसत आय की भी संज्ञा दे सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय भी इसे हम कहते हैं। और इस स्टैंडर्ड का उपयोग वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। परंतु इसकी कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? कुछ इसमें और संभावनाएं हो सकती हैं। क्या इसमें इस प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से सही जानकारी भी मिल पाती है कि कौन से राष्ट्र की स्थिति बेहतर है या कौन से राष्ट्र की स्थिति कमज़ोर है, गरीब है या विकसित है? तो यदि हम यहाँ 3 व्यक्ति को चुने रैंडमली, तो और एक की आय 10,000 है, एक की 15,000 है, एक का 20,000 है, यानी तीनों की कुल आय हो गई 45,000। और 45,000
यदि हम प्रति व्यक्ति आय यहाँ देखते हैं तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 15,000 आता है। यहाँ देख रहे हैं कि जिसकी आय 10,000 है उसको वहाँ प्रति व्यक्ति आय अर्थात औसत आय जो ज्ञात करने का यह मापदंड है उसमें 15,000 दिखा रहा है, यानी 5,000 उसका बढ़ा के दिखा रहा है, और जिसकी आय 20,000 है उसकी आय दिखा रहा है 15,000। तो इसमें इसमें सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसके चलते कुछ अन्य मापदंडों को भी आगे हम लोग देखेंगे। कुछ अलग संस्थाएं हैं जो कुछ अन्य मापदंडों का उपयोग करती हैं जो विश्व बैंक से अलग हैं। यहाँ कुछ बिंदुओं को हम लोग देख लें। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट अर्थात शिशु मृत्यु दर। हम लोग देखते हैं कि कुपोषण की वजह से या अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से या किसी गरीबी के अभाव से काफ़ी सारे बच्चे शैशवावस्था में ही असमय मौत के शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ शिशु मृत्यु दर में जो गणना होती है वह प्रत्येक जीवित 1,000 बच्चों पर, 1,000 बच्चों ने यदि जन्म लिया तो उसमें कितने सुरक्षित बचे और कितने बच्चे की मृत्यु हो गई, तो उस आधार पर यहाँ शिशु मृत्यु दर ज्ञात किया जाता है। इसकी गणना प्रत्येक 1,000 बच्चों पर, जीवित बच्चों पर होती है। एक बिंदु है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, जिसके लिए सरकार कई दशकों से प्रयत्नशील है कि हमारे देश में जो साक्षरता दर है उसमें निरंतर वृद्धि हो, लोग पढ़ने में लिखने में कुशल हों, योग्य बने। इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। तो उसमें पूरी आबादी का अध्ययन किया जाता है, आकलन किया जाता है, आंकड़े ज्ञात किए जाते हैं कि प्रत्येक 100 में कितने लोग पढ़ने लिखने में समर्थ हैं। ये आपका साक्षरता दर है। एक और है निवल उपस्थिति अनुपात, जिसको नेट प्रेजेंटेशन रेशियो भी हम लोग कहते हैं। इसमें देखा जाता है कि 14 से 15 वर्ष की आयु वाले कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो नियमित रूप से विद्यालय पहुंच रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे बीच में ही विद्यालय जाना छोड़ देते हैं, जिसको ड्रॉप आउट कहा जाता है, बीच में ही अध्ययन करना छोड़ देते हैं। तो ऐसे बच्चों को सरकार ने अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से विद्यालयों में पहुंचना, विद्यालयों में उनकी पहुंच को आसान बनाना सुनिश्चित किया है। तो यूएनडीपी का मापदंड हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले विश्व बैंक का मापदंड देखा था, जिसके माध्यम से वो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विभिन्न देशों के बीच तुलना करती है कि कौन विकसित हैं और कौन अल्प विकसित हैं। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंतर्गत सरकार जो है प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ हेल्थ कंडीशन, एजुकेशनल लेवल यानी शिक्षा, स्वास्थ्य की भी स्थितियों का आकलन करती है। ये यूएनडीपी का मापदंड है। आगे हम लोग देखते हैं एक बहुत ही नवीन आवश्यक अवधारणा, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, सतत विकास जिसको हम लोग कह सकते हैं। इसकी जो परिकल्पना है वह इस बात पर आधारित है कि हमें अपने जो संसाधन हैं, जो भी प्राकृतिक संसाधन हमें अपने पूर्वजों के द्वारा मिले, संजो करके रखा उन्होंने, जो संरक्षित करके रखा, जो बचाया उन लोगों ने हमारे लिए, जिसका उपयोग आज हम कर रहे हैं, जिसका दोहन आज हम लोग कर रहे हैं, परंतु दूरदृष्टि का अभाव है। हमें अपने आने वाले जनरेशन को भी ध्यान में रखना है कि उन्हें भी वो सब कुछ वो गुणवत्तापूर्ण वातावरण मिले जिससे उनका जीवन संबंधी आवश्यकताएं पूर्ण हो सके, उनकी ज़रूरतें पूर्ण हो सके और वो स्वस्थ जीवन को पा सकें। हम लोग देखते हैं कि भूमिगत जल का बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं, उस पर निर्भरता है हमारी, परंतु हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वर्षा की मात्रा क्या है। क्या दोनों
जितना हम भूमिगत जल का उपयोग कर रहे हैं, क्या उतना उसकी भरपाई वर्षा के द्वारा हो पा रही है? इन दोनों के बीच संतुलन होना आवश्यक हो जाता है। हमें उसको बचा करके रखना चाहिए। तालाब के माध्यम से, डोभा के माध्यम से वर्षा जल का संरक्षण करना चाहिए, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो कल्पना है उसके माध्यम से भी हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और जो तरीके हो सकते हैं वो हमें अपनाने चाहिए। या कोई भी संसाधन है, कोयला हो, लोहा हो, उन सब का हमें उपभोग चूँकि इनकी मात्रा, इनकी उपलब्धता जो है वह सीमित मात्रा में है, इसलिए आवश्यक है कि हम उनका संरक्षण करें, बचा कर रखें। इनके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तभी आने वाली पीढ़ी के लिए ये अवधारणा उपयोगी सिद्ध होगी, अन्यथा ये काफ़ी परेशानियां उत्पन्न आने वाले समय में कर सकते हैं। इसके अंतर्गत कुछ रिसोर्सेस हैं जिसका उपयोग हम लोग अपने जीवन में कर सकते हैं, करते हैं, जिसमें रिन्यूएबल है और कुछ नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में वो है जो खुद रिपीट हो जाते हैं, जिनका निर्माण का दोहराव होता है, जो फिर से अपनी भरपाई कर लेते हैं, रिप्लेस्ड नेचुरली तरीके से, प्राकृतिक तरीके से रिन्यू हो जाते हैं, पुनः चक्रण उनका पुनः नवीकरण हो जाता है, वो उपलब्ध हो जाते हैं। सोलर एनर्जी इसका अच्छा उदाहरण है, जिसके माध्यम से, जिसके ऊष्मा से हम लोग अपने सोलर को चार्ज कर लेते हैं, बैटरी को चार्ज कर लेते हैं और उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यह रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। वहीं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में कोयला, ऑयल, न्यूक्लियर, प्राकृतिक गैसें शामिल होती हैं। इनकी जो मात्रा है वह लिमिटेड है, सीमित मात्रा में है, और यह प्रायः कुछ दिनों के बाद समाप्त होने की स्थिति में आ जाते हैं। तो हमें इनका उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए, एक मात्रा के आधार पर करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इन संसाधनों का लाभ उठा सकें। यहाँ एक बिंदु और जानना आवश्यक है HDI के संदर्भ में, कि HDI क्या है। HDI या HDR, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इससे संबंधित जो रिपोर्ट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कही जाती है, और यह UNDP द्वारा ही तैयार होती है। इसमें UNDP विभिन्न देशों के बीच तुलना करती है कुछ मापदंडों के आधार पर, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय। यही आपका HDR है, अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। तो इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं उसके आधार पर भारत का स्थान 130वां स्थान है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जिसका आकलन की प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पर किया गया है। ये आंकड़े 2013 के हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।